Good afternoon to all of you. Today I'm going to discuss about the chapter communication, which is a very important chapter if we consider the examination of UGC NET conducted by NTA. As we all know that this examination is approaching near, so we need to discuss the important chapters so that we can easily get through this examination. So without wasting any time, let's get started. So first of all, I would like to give you a brief introduction as to what is communication. So as you all can see here that I have written a definition kind of thing here. That is that we can describe communication as, what is communication? We can describe communication as passing of information from one person to another. Secondly, we can also say that communication is basically the basis of coordination. Third, it increases managerial efficiency. That is, if in any organization, whether it be any school, college, university, or any kind of organization, if there will be a communication gap, then the managerial efficiency will be lost, or the work which is to be done or which ought to be done वो हो नहीं पाएगा. The fourth, we can also say that communication establishes effective leadership. Next, we are going to talk about how can we determine the nature of communication as to कि दो पर्सन के बीच में जब भी कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो उस कम्युनिकेशन का नेचर क्या है, फॉर्म क्या है, आप उसे कैसे डिटर्मिन करेंगे. उसको डिटर्मिन करने के लिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के क्या लक्षण होते हैं या एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या हो सकता है. सो लेट्स सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन. सबसे पहला तो कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस, जहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन देने वाला और उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने वाला, इन दोनों के ही फीडबैक, इन दोनों की ही बातें ज़रूरी हैं. इसलिए कहा जाता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का टू वे प्रोसेस. सेकेंडली, जिस लैंग्वेज में आपकी कम्युनिकेशन हो रही है उस लैंग्वेज की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. थर्ड इज़ मीटिंग ऑफ माइंड्स नेसेसरी, यानी कि जो दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होने वाला है या हो रहा है उनका परसेप्शन एक ही होना चाहिए उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के प्रति. थर्ड इज़ कि मैसेज मस्ट हैव सस्टेनेंस, उस मैसेज में कोई एक सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, कोई एक मटीरियल होना चाहिए. वी ऑल्सो नो दैट कम्युनिकेशन कैन बी मेड थ्रू जेस्चर्स. आप किसी साइंस, किसी सिम्बल्स के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं. इट इज़ ऑल परवेसिव, it is a continuous process. It may be formal or it may be informal. So these are the characteristics of communication. If we are talking about communication, there comes a topic, communication pitfalls. So let's understand what does this communication pitfall term mean. Communication pitfalls basically means that it is not always necessary कि जो सेंडर मैसेज को भेज रहा है या जो मैसेज या जो इन्फॉर्मेशन वो कम्युनिकेट करना चाहता है एग्जैक्टली वही कम्युनिकेशन, एग्जैक्टली वही इन्फॉर्मेशन रिसीवर के एंड पे रिसीव की जाए. सो दिस इज़ बेसिकली मेंट बाय द टर्म कम्युनिकेशन पिटफॉल. आगे आने वाले टाइम पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर सर्टेन काइंड्स ऑफ बैरियर्स जो कम्युनिकेशन के अंदर हो सकते हैं, जिनकी वजह से जो इंटेंडेड मैसेज होता है सेंडर के द्वारा भेजने वाला वो परसीव नहीं किया जाता एज इट ऑट टू बी परसीव्ड बाय द रिसीवर. सो दिस इज मेंट बाय द टर्म कम्युनिकेशन पिटफॉल. सो there are two kinds of communication basically, one way versus two way. So let's discuss about these two types of communication one by one. If we talk about one-way communication,
इस कम्युनिकेशन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन फ्लो होता है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, यानी कि सेंडर के द्वारा रिसीवर को जो कम्युनिकेशन जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है वो रिसीवर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा. दिस इज़ कॉल्ड दी वन वे कम्युनिकेशन. और यहाँ पर कोई भी फीडबैक लूप नहीं होता है. आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट प्रोवाइड किया है कि देयर इज़ नो फीडबैक लूप इन वन वे कम्युनिकेशन. नाउ यू माइट आस्क कि ये फीडबैक लूप क्या होता है. ये जब हम टू वे कम्युनिकेशन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. लेट्स टॉक अबाउट टू वे कम्युनिकेशन. टू वे कम्युनिकेशन के अंदर बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है वो दोनों पार्टीज़ के पार्ट पे रिसीव और डिस्कस हो रही है. इन्फॉर्मेशन दो लोगों के बीच में शेयर की जा रही है. यहाँ पर जो रिसीवर है जिसको कोई भी मैसेज या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो एक फीडबैक भी प्रोवाइड करते हैं, और यही कहलाता है फीडबैक लूप. जो हमने वन वे कम्युनिकेशन के अंदर देखा कि वन वे कम्युनिकेशन में फीडबैक लूप जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है. रीज़न बीइंग कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, वन डायरेक्शन. यहाँ पर रिसीवर के एंड पे कोई भी कम्युनिकेशन नहीं किया जा रहा सेंडर के लिए. और वहीं पर टू वे कम्युनिकेशन के अंदर जो रिसीवर है वो फीडबैक प्रोवाइड करेगा और यहाँ पर फीडबैक लूप एग्जिस्ट करेगा, राइट. तो सेंडर इज़ ऑल्सो रिसेप्टिव टू एंड रिस्पॉन्ड्स टू द फीडबैक. जो सेंडर है जब उसे फीडबैक मिलेगा रिसीवर का तो वो उसको भी परसीव करेगा और उसको उस फीडबैक के लिए भी रिस्पॉन्ड करेंगे. लेट्स सी, मैंने यहाँ पर एक नोट भी प्रोवाइड किया हुआ है जो ये कहता है कि जो टू वे कम्युनिकेशन है जहाँ पर फीडबैक लूप है और उस फीडबैक का भी रिस्पॉन्स मिलना है वो बेसिकली थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है. बट हाँ, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट इन माइंड अबाउट टू वे कम्युनिकेशन कि टू वे कम्युनिकेशन इज़ ऑलवेज मोर एक्यूरेट. अब हम अगर कम्युनिकेशन की डेफिनेशन की बात करें, हमने मीनिंग तो परसीव करी ही है स्टार्टिंग में, but we can try to define the term communication. Communication can be defined as an art of developing and attaining or understanding of people. Basically एक process होता है जहाँ पर information और feelings का exchange किया जाता है between two or more people, and it is also essential to effective management. यानी किसी भी organization के अंदर effective management के लिए communication का होना is very important. Communication is one of the most important managerial activities. जैसा कि मैंने आपको बताया कि efficient management के लिए communication होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Communication enhances managerial competency. ये ऊपर के statements को ही define कर रहा है. अगर अब हम बात करें व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो इसको हम इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो इफेक्टिव या एफिशिएंट कम्युनिकेशन होता है वो जो एक्सचेंज प्रोसेस के अंदर टाइम और कॉस्ट इन्वॉल्व होता है उसको काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ कर देता है, क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरह की एम्बिग्विटी, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन प्रिवेल नहीं कर पाता है. इफ़ द मैसेज इज ट्रांसमिटेड विथ लेस एक्सपेंडिचर ऑफ मनी एंड टाइम, इट इज़ सेड टू बी नोन एज एफिशिएंट कम्युनिकेशन, जैसा मैंने आपको अभी बताया. अब अगर हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं. सबसे पहला कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सबऑर्डिनेट्स का रोल है, ठीक है, उनके एक्सेप्टेंस को बढ़ा देता है. दूसरा कि वो एम्प्लॉयज़ की बेटर कमिटमेंट को सिक्योर करता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की तरफ. थर्ड इज़ डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. एंड द लास्ट इज़ कि इट क्लैरिफाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी, आइडेंटिफाई अथॉरिटी पोजीशन एंड प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी फॉर रिजल्ट्स. यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अथॉरिटीज़ और अकाउंटेबिलिटीज़ को डिफ़ाइन करता है कोई भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सो दैट वी कैन गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स और वी कैन अचीव दी डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स. अब अगर हम बात करें कि कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, तो सबसे पहला होता है सोर्स, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है. कंटेंट, उस इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या चीज़ें आप क्या इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं. एनकोडिंग, उन्हें एक सीरीज़ में सेट करना. चैनल, आप किस
थ्रू, किस मीडियम के थ्रू अपना इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, बताकर, लिखकर, इलेक्ट्रॉनिकली, किस तरीके से। रिसीवर जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करेगा वो डिकोड यानी वो उसको समझेगा कि क्या कहना चाह रहा है सामने वाला इंसान, और उसके बाद आता है फीडबैक, यानी कि वो अपना फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इनको आप क्लासीफाई कर सकते हो 3 बेसिस पे। फर्स्ट इज दी अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनिकेशन। तो डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन के हिसाब से डाउनवर्ड, अपवर्ड और हॉरिजॉन्टल होती हैं कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे फॉर्मल और इनफॉर्मल होती है, और एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनिकेशन के बेसिस पे रिटन और ओरल होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। हम देखते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है। जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो होगा वो हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी की तरफ होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पर हायरार्की बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बट इसके कुछ शॉर्टफॉल्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन से। क्या हो सकती हैं कि एडुकेट इन्फॉर्मेशन की कमी होना, या इन्फॉर्मेशन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाना, या फिर मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में ओपननेस का ना होना। तो ये 3 कुछ शॉर्टफॉल्स हैं, या कुछ आप कह लो लैकुनाज हैं इन द प्रोसेस ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो एग्जिस्ट करते हैं। You can be asked in your examination in the form of MCQ कि what are the shortfalls. You will be given these three options plus one more option, and you need to find out which option is correct and which is incorrect. तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये तीनों shortfalls होते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के, और इसी के बेसिस पे ही इसे उतना एप्ट नहीं माना जाता है। अब अगर हम अपवर्ड कम्युनिकेशन की बात करें, तो अपवर्ड कम्युनिकेशन में बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लोअर हायरार्किकल रैंक से हायर रैंक्स की तरफ ट्रैवल करती है। इसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, और उसकी इम्पॉर्टेंस होने के रीजंस क्या हैं कि मैनेजर को ये पता चलता है कि एक्चुअली सबऑर्डिनेट्स के बीच में क्या क्या चल रहा है। एम्प्लॉयज़ को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कम्युनिकेट करने की अपने सुपीरियर से या सुपरवाइज़र से, और इसी की वजह से कहीं हद तक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन भी फैसिलिटेट होता है एफिशिएंट तरीके से, राइट। सो दीज आर दी सब रीजंस व्हाई अपवर्ड कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. So you need to remember these 3 points. Also, let's talk about horizontal information. Horizontal information के as the name itself suggest कि जो information होती है वो हमेशा सेम हायरार्किकल लेवल के लोगों के बीच में शेयर होती है. इसके कुछ फंक्शंस होते हैं. लेट्स हैव अ लुक ऑन द फंक्शंस ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. सबसे पहला तो होता है कि वहाँ पर शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, कोऑर्डिनेशन होता है, प्रॉब्लम सॉल्व होती है किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लोगों के बीच में. इट ऑल्सो हेल्प्स टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स. जो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं सेम डिपार्टमेंट के लोगों के बीच में वो रिजॉल्व होते हैं. थर्ड इज कि इट ऑल्सो प्रोवाइड सोशल एंड इमोशनल सपोर्ट टू एम्प्लॉयज़. लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मीन्स. Formal communication, as the name itself suggests, it is official in nature. It moves upward, downward, or horizontally. It also involves paperwork, usually. अगर हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो ये ज़्यादातर अनऑफिशियल होते हैं. यहाँ पर एग्जांपल हो सकता है गॉसिप, रूमर्स अमंग द डिपार्टमेंट्स और इंटर डिपार्टमेंट्स ऑल्सो. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन. सो वी कैन सी दैट सर्टेन एग्जांपल्स आर गिवन ओवर हियर कि कौन कौन से कम्युनिकेशन को आप ओरल या पर्सनल कम्युनिकेशन कह सकते हो. जैसे कि इंस्ट्रक्शंस, इंटरव्यूज़, ग्रेपवाइन, टेलीटॉक यानी कि टेलीफोन पे कोई भी बात, कंप्लेंट्स, लेक्चर्स और मीटिंग्स, रूमर्स एंड फेस टू फेस कम्युनिकेशन. सो दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड एज ओरल कम्युनिकेशन और द वेज इन विच ओरल और पर्सनल कम्युनिकेशन इज डन, राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट द रिटन कम्युनिकेशन. तो रिटन कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये, जैसे कि रूल्स और रेगुलेशंस.
instructions and handbooks, letters, posters, house magazines, suggestions, complaints, policies, orders, circulars, memos, manuals, annual reports, union periodicals, reports, grievances, procedures. So these particular things are, and these are the examples in which the any communication is done in the written form. Now we'll be talking about what are the principles on which effective communication is based. तो सबसे पहले तो मैंने लिस्ट आउट किया हुआ है कि यहाँ पर कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो बेसिकली फॉलो किए जाने चाहिए कोई भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए. सबसे पहला है सेल्फ सेटिस्फैक्शन. व्हाट डज दैट मीन? सेल्फ सेटिस्फैक्शन का प्रिंसिपल जो है उसका मतलब होता है कि जो सेंडर है मैसेज का, he should be, or that particular sender must be absolutely clear of his objective, और वो उस मैसेज से क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहा है उसके लिए उसे एकदम क्लियर होना चाहिए. क्लैरिटी का मतलब है कि जो लैंग्वेज है कम्युनिकेशन की वो एकदम अनएम्बिगुअस क्लियर होनी चाहिए, सो दैट इट कैन ईजिली बी अंडरस्टूड बाय द रिसीवर. अटेंशन प्रिंसिपल का मतलब है कि द कम्युनिकेटर मस्ट एम एट मेकिंग द मैसेज अंडरस्टूड बाय द रिसीवर. यानी कि सेंडर का ये एम होना चाहिए कि वो जो मैसेज सेंड कर रहा है, इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है, वो ईजिली रिसीव और परसीव किया जा सके रिसीवर के द्वारा. कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जो मैसेज सेंड कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं कैसे कम्युनिकेशन के थ्रू, वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होनी चाहिए. एडिक्वेसी का मतलब है कि मैसेज एडिक्वेट होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए, सो दैट इट कैन प्रॉपरली बी कॉम्प्रिहेंडेड बाय द रिसीवर. इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ टाइमलाइंस का मतलब है कि जो भी हमें मैसेज कम्युनिकेट करना है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना है, वो प्रॉम्प्ट कम्युनिकेशन या प्रॉम्प्ट ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए, सो दैट इट कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय एनी काइंड ऑफ बैरियर्स. इसके अलावा है इंटीग्रेशन. कम्युनिकेशन जो की जा रही है वो किसी भी इस ऑब्जेक्टिव के थ्रू करनी चाहिए कि आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उन्हें अचीव करने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके. इस पर्सपेक्टिव से आपको मैसेज या इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करना चाहिए. इसके अलावा है फीडबैक. प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक आपको मैंने फीडबैक लूप समझा ही दिया है. फीडबैक लूप का मतलब है कि जो रिसीवर है वो अपना फीडबैक प्रोवाइड करे और जो सेंडर है वो उसे अगेन परसीव करके, ससेप्टेबल हो करके, परसीव करके उसका भी रिस्पॉन्स दे. इसके अलावा है प्रिंसिपल ऑफ इनफॉर्मेलिटी. मतलब कि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वो भी फॉर्मल कम्युनिकेशन की जितनी ही इम्पॉर्टेंट होती है, तो मैनेजर्स को कभी भी इसे अवॉइड नहीं करना चाहिए. रादर दे शुड always encourage certain kind of informal communication in their organization as well. कम्युनिकेशन नेटवर्क का मतलब है कि कुछ रूल्स होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ पर कम्युनिकेशन ट्रांसमिट करने का या इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करने का कुछ रूल्स बनाया जाता है हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसे फॉलो करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो दीज आर द सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑन विच इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ कम्प्लीटली बेस्ड. अगर ये प्रिंसिपल्स फॉलो किए जा रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगी. अब अगर हम बात करें कम्युनिकेशन चैनल्स की, यानी कि मैसेजेस किस चैनल के थ्रू, किस मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट किए जाते हैं, तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि देर आर 3 ways और 3 channels बाय विच वी कैन ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन और द डिज़ायर्ड मैसेज. पहला है ओरल, रिटन एंड द थर्ड इज़ इलेक्ट्रॉनिक. सो दीज आर द सर्टेन चैनल्स. ये मुझे बहुत एलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, because we all know how to communicate orally, how to communicate in the written form, and how to communicate electronically, right? And we also are aware of the examples of these kind of channels. Let's talk about barriers of effective communication. So there are 4 kind of barriers जो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को हैम्पर कर सकते हैं. पहला तो होता है लैंग्वेज, यानी कि मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक के अंदर बताया था कि लैंग्वेज नोन होनी चाहिए सेंडर और रिसीवर दोनों को अच्छे तरीके से. तो अगर वो लैंग्वेज नोन नहीं है तो वो एक बैरियर क्रिएट करेगा. इमोशनल और साइकोलॉजिकल,
जब मैंने पिटफॉल की बात की थी, कम्युनिकेशनल पिटफॉल की, तो वहाँ मैंने बात की थी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन सेंडर भेजना चाह रहा है वही एज इट इज़ परसीव की जाए रिसीवर के थ्रू. दैट हैपन्स बिकॉज हर किसी का परसेप्शन अलग होता है, हर किसी का साइक अलग होता है, एंड दैट अगेन कॉजेज अनदर काइंड ऑफ बैरियर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ रूल्स होते हैं कहीं कहीं किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कि किस तरह का इन्फॉर्मेशन या किस वे में इन्फॉर्मेशन को पास करना है. सो अगेन दैट परफॉर्म्स एज अ बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. पर्सनल बैरियर्स होते हैं कि सुपरवाइज़र और सबॉर्डिनेट्स के बीच में कुछ बैरियर्स होते हैं. सो दिस अगेन कॉजेज अ बैरियर, plays an important role as a barrier of effective communication. So these are certain kinds of barriers. You need to remember the names. Language, emotional, organizational, and personal, these kinds are very much important. So please remember, this can be asked in a form of MCQ in your upcoming examination. There is a very important term which is often used in any organization और communication के term में, तो that is known as grapevine. ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक फॉर्म होता है. ये कई सारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स का मिक्सचर हो सकता है. एज एन ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की गैदरिंग पॉसिबल होती है वहाँ पर ग्रेपवाइन क्रिएट हो जाता है. तो टाइप्स क्या क्या हैं ग्रेपवाइन के? जस्ट नीड टू रिमेंबर द names of these types. First is the single strand chain, second is gossip chain, third is probability chain, and fourth is cluster chain. Just need to remember these kinds of grapevines. These kinds can be asked in the form of MCQ in your examination, so you just need to remember the names, right? जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो मास कम्युनिकेशन की भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. Why is it necessary? Because it creates awareness among people about national policies and programs, right? So you just need to talk about certain institutions, certain organization. You just need to remember the dates on which they came into existence, and the dates they became operative. तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बात करी है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की. वो हमारे इंडिया का प्रिंट मीडिया को रेगुलेट करता है. फिर आता है प्रसार भारती, जिसके 2 विंग्स हैं, AIR ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन. जस्ट नीड टू रिमेंबर द डेट्स ऑन विच दे आर फॉर्म्ड, राइट. नेक्स्ट कम्स द प्रिंट मीडिया. तो प्रिंट मीडिया के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहला है रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया, जो कि 1 जुलाई 1956 को एग्जिस्टेंस में आया था. फिर आता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो. यू ऑल्सो नीड टू रिमेंबर द फुल फॉर्म्स ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन. PIB इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो. नेक्स्ट कम्स द PTI. PTI इज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया दैट came into existence on 27th August 1947. Please note down these dates because these dates might be asked in the form of MCQ in your examination. Last but not the least is the United News of India, which came into existence on 19 December 1959, as you can see over here, and it became operational on 21st March 1961. So this is all about communication chapter. This is all. इसके आगे इसके अलावा कुछ भी पूछा नहीं जा सकता है. So please go through this chapter thoroughly and prepare for exam. Good luck.